सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आए गुरुकुल शुरू करें के इस ऑनलाइन चिंतन सत्र में आप सभी का स्वागत है। अभी ताई से अनुरोध रहेगा कि सत्र को आगे बढ़ाएं। ताई। गुरुकुल विषयक इस चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। जब भी गुरुकुल विषयक हम चिंतन करते हैं तो दो तीन बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। एक, हमारे मन में, हमारी कल्पना में ऐसा ही एक विद्यालय का चित्र होता है जो छोटे बच्चों के लिए होता है। गुरुकुल माने बहुत हो गया तो 12 वर्ष तक के, 15 वर्ष तक के छात्र जहाँ जाते हैं वह गुरुकुल होता है। हम 20, 22, 25 वर्ष के छात्रों की कल्पना अभी गुरुकुल के लिए नहीं करते हैं। ये कल्पना हमने छोड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम कल्पना करते हैं वहां निवासी विद्यालय होगा और उसमें धर्म की बातें सिखाई जाएंगी। धर्म माने क्या, माने किस रूप में धर्म की बातें? तो वेद, उपनिषद या भगवद गीता, स्तोत्र, भागवत पुराण, महाभारत आदि आदि बातें सिखाई जाएंगी। संस्कृत तो सिखाई ही जाएगी और फिर उसमें नीति, सदाचार, सद्गुण, सज्जनता, ये सारी नैतिकता की बातें सिखाई जाएंगी। इसके अनुरूप विद्यालय में जैसा वेश होता है, जैसी व्यवस्था होती है, ऐसा होगा। ये भी हम कोई व्यवस्था बहुत बड़े और सही अर्थों में सोचते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु ये सब सिखाया जाएगा। फिर हम, हाँ, मॉडर्न भी तो होना चाहिए, इसलिए ये सब सिखाते हैं। इसी को भारतीय संस्कृति मानते हैं और उसके साथ साथ आधुनिक विषय माने वहाँ कंप्यूटर भी होगा, अंग्रेजी भी होगी और गणित, विज्ञान, ये तो सारा होगा ही होगा। तो ये मॉडर्न भी होना चाहिए साथ में, ऐसी कल्पना हम करते हैं और इसको आधुनिक गुरुकुल कहते हैं। आज के जमाने का गुरुकुल ऐसा कहते हैं। माने हम बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, परंतु हमारी कल्पना में ऐसा ऐसा होता है। तीसरी बात, हम आज के जमाने में निवासी गुरुकुल न होकर घर से हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे और ये सारी बातें वहां सीखेंगे, ऐसा भी हमारी कल्पना में कभी होता है। इन तीनों बातों को लेकर एक बात स्पष्ट है कि हमारे मन में गुरुकुल का एक अस्पष्ट सा चित्र होता है। जो लोग गुरुकुल चलाते हैं उनके मन में भी ऐसा होता है कि हमें गुरुकुल में तो ऐसा ऐसा करना है, परंतु हमें अलग प्रकार से ही विचार करना होगा। तो वो अलग प्रकार इन 3 सूत्रों को लेकर क्या है, 3 आयामों को लेकर क्या है, उसकी बात आज हम नहीं करेंगे। हम गुरुकुल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना अपेक्षित है, ये करते करते इन तीनों कल्पनाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी बात हम करेंगे। तो गत 2-3 सत्रों में हमने 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर गुरुकुल में हमारे बच्चे जाएंगे तो उसके पहले प्रवेश योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, पूर्व तैयारी करनी चाहिए, ऐसी बात की थी। और वह घर में हो सकती है, ऐसा भी कहा था।
और उसको गृह गुरुकुल ऐसा नाम दिया था। गृह गुरुकुल में 8 वर्ष की जन्म के बाद और 1 वर्ष की जन्म से पूर्व ऐसी 9 वर्ष की शिक्षा होती है। यह गुरुकुल के अनुरूप होनी चाहिए, ऐसी बात भी हमने की थी। तो इट स्टैंड्स, आज के समय में तो ये अनिवार्य मानना चाहिए, क्योंकि घर में रहने वाले 140 करोड़ लोग होते हैं। वे घर में तो रहते ही हैं, चाहे और कुछ भी करते हो तो भी घर के बिना तो नहीं रहते। हाँ, ये ऐसे लोग होते हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं या उनको रहने के लिए कोई निवास ही नहीं है। बाकी ऐसे लोगों को छोड़ो तो बाकी सब कोई घर में रहता ही है। घर का अर्थ केवल ईंट गारे का मकान तो नहीं है, ये भी हम जानते हैं। वह कुटुंब होता है, ये भी हम जानते हैं। तो सब लोग कुटुंब में रहते ही हैं। इसलिए 9 वर्ष की घर की शिक्षा ये गुरुकुल के अनुरूप होनी चाहिए, तभी आगे हम भारतीय गुरुकुल की कल्पना कर सकते हैं। इस बात को हमने महत्वपूर्ण बात समझकर, अनिवार्य बात समझकर अपने मन में स्थापित करनी चाहिए। इस गुरुकुल में माता पिता ही गुरु होंगे, ये भी अनिवार्य है। हम आउटसोर्स कुछ भी नहीं करेंगे, माता पिता का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा तो हमें स्वीकार करना ही होगा। तो घर ही गुरुकुल है, माता पिता ही गुरु है, इस सिद्धांत का पहले स्वीकार करना होगा। अब हम कहते हैं ना युगानुकूल युगानुकूल, तो इतिहास में कभी हमने इस रूप में गृह गुरुकुल की चर्चा नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, परंतु आज के संदर्भ में वह करनी ही होगी। इसी को तो युगानुकूल कहते हैं। आधुनिक समय में ये आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए इसकी बात करनी ही चाहिए। ये मैं बहुत पुनरावर्तन कर रही हूँ इस मुद्दे का, वो इसलिए कि हमारे मन में वह स्थापित होना चाहिए। आज नहीं है, ये भी हकीकत है, और इसीलिए तो इसका विचार करना चाहिए, ये भी वास्तविकता है। अब हमारे घर में बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता शिक्षा देने के लायक नहीं होते, ये भी हकीकत है, तो इसका भी विचार करना होगा। माने इस रूप में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का रीओरिएंटेशन करना, पुनः व्यवस्थापन करना, उसकी अभिमुखता बदलना, उसके फोकस पॉइंट बदलना, उसके क्रूशियल एलिमेंट्स को पहचानना, अनिवार्य बातें कौन सी हैं, आवश्यक बातें कौन सी हैं, महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, इसका विचार करना। हम भी युगानुकूल करते करते सर्व प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस की बात करते हैं, समझौतों की बात पहले करते हैं। नहीं, आज के जमाने में अंग्रेजी तो होने चाहिए ना, ये हमारे समझौते का स्वरूप रहता है। नहीं, आज के जमाने में फीस तो देनी ही पड़ेगी ना, ये हमारी समझौतों की बातें होती है। नहीं, युगानुकूल परिवर्तन करना ही होता है, यह अनिवार्य है। कोई भी मुद्दा युगों से चलता आया है इसलिए आज चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार ही चलेगा, परंतु युगानुकूल परिवर्तन के मुद्दे कौन से हैं, युगानुकूल परिवर्तन का स्वरूप क्या है, युगानुकूल परिवर्तन की आवश्यकताएं क्या क्या है, अनिवार्यताएं क्या क्या है, इस मुद्दे पर हम बहुत कुछ विचार करते नहीं है, वह करना चाहिए। ये मेरा आग्रह पूर्वक जो मैं प्रतिपादन कर रही हूँ उसका मुद्दा है। तो फिर 8 वर्ष और जन्म पूर्व 1 वर्ष इसकी घर में शिक्षा, इसके हमने पड़ाव किए थे। जन्म के पूर्व, जन्म के बाद 1 वर्ष का होने तक, जन्म के बाद 1 से 3 वर्ष, फिर 3 से 5 वर्ष, और फिर 6, 7 और 8 वर्ष, ऐसे इसके पड़ाव होंगे।
ये गृह गुरुकुल होगा। इस गुरुकुल के स्वरूप का चिंतन स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, वो हम करेंगे। रूपरेखा हमने देखी थी, तो अभी तो हमको पूरे पूरे गुरुकुल संकल्पना की रूपरेखा ही पहले तो ध्यान में लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें चिंतन समग्रता में भी करना है। तो ऐसे पड़ावों में गृह गुरुकुल चलेगा। इसके बाद उसका गुरुकुल में, माने जिसको हम बाकायदा गुरुकुल कहते हैं, ऐसे गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश होगा। इस प्रवेश योग्यता में क्या क्या बातें होंगी, कौन कौन सी बातें होंगी? सबसे पहले जो छात्र हैं उसका चरित्र कैसा है, इसकी ओर ध्यान देना होगा। भगवद गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो जिसके मन में, जिसके हृदय में श्रद्धा है, तत्परता है, तत्परता माने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुकूल प्रवृत्ति, वृत्ति, मनोभाव, ये होना चाहिए। और जो संयतेन्द्रिय, जो संयम कर सकता है। अभी तो संयमी हो तो नहीं गया है, 8 वर्ष का बालक कितना संयमी होगा, लेकिन जो पोटेंशियल रखता है संयम करने का, नहीं, संयम के साथ बहुत बड़ा अनुशासन जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये सब जो इसके लिए योग्य श्रद्धा। अब श्रद्धा कहाँ से आएगी? अंतःकरण में, 8 वर्ष के बालक के अंतःकरण में श्रद्धा कहाँ से आएगी? परिवार से आएगी। यदि उसका कुटुंब गुरुकुल के प्रति श्रद्धावान है, तो बालक भी यह श्रद्धा इम्बाइब करता है, उसके हृदय में भी यह जागृत होती है। तत्पर 8 वर्ष तक बालक के मन में ऐसा एक भाव जगाया गया है, नहीं नहीं, मुझे गुरुकुल में जाकर पढ़ना है, मैं गुरुकुल में जाकर ऐसा करूंगा, ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा, और फिर ज्ञान की सेवा करूंगा, ज्ञान की रक्षा करूंगा, प्रतिष्ठा करूंगा। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा, मैं गुरु की सेवा करूंगा, मैं घर में भी ऐसा ही रहूंगा। हम अभी निवासी गुरुकुल की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिन का मुख्य भाग बालक का विद्यालय में जाएगा, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें कोई एक मॉडल स्वीकार करना होगा। निवासी गुरुकुल की बात बाद में करेंगे। अभी सबके लिए जो सुलभ है, सुलभ के स्थान पर आवश्यक है, ऐसी बात करेंगे हम। इसलिए ये जिस गुरुकुल की हम बात कर रहे हैं वह है अर्धनिवासी गुरुकुल अथवा अनिवासी गुरुकुल। इसका अर्थ क्या है कि वो दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो विद्यालय में रहता है, और शेष सारे 16 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे घर में रहता है। ये व्यवस्था है, ये युगानुकूल परिवर्तन है। अगर हमको 24 घंटे का निवासी चलाना है तो उसके अतिरिक्त चर्चा हम करेंगे, वो मॉडल भी देखेंगे, परंतु अभी इस मॉडल को लेकर चलते हैं। अब 12 घंटे के स्थान पर मैंने बताया 10 घंटे, 8 घंटे वो विद्यालय में। तो फिर विद्यालय और घर का इस प्रकार का सामंजस्य तो बैठना ही होगा, जहां संपूर्ण घर को, संपूर्ण कुटुंब को गुरुकुल के प्रति श्रद्धा है। गुरुकुल का संचालन करने वाले, वहां अध्यापन करने वाले आचार्य या आचार्यों के प्रति श्रद्धा है। वहां जो शिक्षा दी जाती है, दी जाएगी, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा युक्त समर्पण का भाव है। ये पहली आवश्यकता है। फिर वहां का अनुशासन, वहां के नियम, ये सब स्वीकार्य है, पूरे घर को स्वीकार्य है। उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनकी व्यवस्था में, उनके मानस में,
उनके विचार में, आचार में ये सब दिखाई देना चाहिए, तभी वह छात्र गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करने के योग्य बनता है। इन सभी बातों में घर का, विद्यालय के साथ सहयोग का भाव होना चाहिए, अनुसरण का भाव होना चाहिए, गुरुकुल की अपेक्षा, गुरुकुल की परिवार से जो अपेक्षा है वह पूर्ण करने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। ये तो छात्र की पहली प्रवेश योग्यता है। मैंने ये तो कुटुंब का बताया, मैंने तत्परता और संयम दोनों ही बताया। तो संयम का अभ्यास घर से शुरू हुआ होना चाहिए और घर में भी उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ऐसा वातावरण घर में दोनों मिलकर उस छात्र की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। आज मुझे ये मुद्दा इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है कि आज विद्यालय का मॉडल कौन सा चल रहा है पता है? कस्टमर वेंडर मॉडल। हम ये शब्द भी नहीं जानते होंगे। यह है ग्राहक व्यापारी का मॉडल है। हम फीस दे रहे हैं, अरे फीस देने के बाद इतनी तो अपेक्षा करेंगे ना, अरे तुम हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं इतना ही मिलेगा, ऐसे ही होगा। ये प्रच्छन्न रूप से और प्रकट रूप से कस्टमर वेंडर मॉडल हमारे पूर्ण शिक्षा तंत्र को लागू है। मैं कल्पना की बातें नहीं कर रही हूँ, भावात्मक बातें नहीं कर रही हूँ। 30-35 वर्ष पूर्व मैंने एक वर्तमान पत्र में, मैंने अखबार में समाचार पढ़े थे। वो समाचार थे, एक छात्र ने यूनिवर्सिटी के विरुद्ध कोर्ट में केस किया था। वो विषय क्या था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किया था। जजमेंट के समय वो न्यायाधीश ने कहा विद्यार्थी यूनिवर्सिटी का ग्राहक है और उसकी अपेक्षा पूर्ण करना विश्वविद्यालय का दायित्व बनता है, इसलिए अभी विद्यार्थी के पक्ष में न्याय है, विश्वविद्यालय ने उसको इतना मुआवजा देना चाहिए। ये चुकादा था। अब बताओ 35 वर्ष पूर्व भी ये कस्टमर वेंडर मॉडल करके कानून में, व्यवस्था में, मानस में, व्यवहार में स्वीकृत है। हम नहीं जानते कि इतना ऐसा है, परंतु ऐन अवसर पर यही इसका स्वरूप है। तो ये वह हमारी मानसिकता को प्रभावित करता ही है, वह हमारी सारी व्यवस्था को प्रभावित करता ही है। और रोज रोज की हमारी भाषा में, हमारे संवाद में ये सब आता ही है। क्या आजकल के शिक्षक कुछ ध्यान नहीं रखते, उनको तो पैसा ही पैसा चाहिए। ये बातें हम सुनते ही हैं, छात्र भी सुनते ही हैं। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, हमारी एक नई अध्यापिका की नियुक्ति हुई, वो संस्कृत की अध्यापिका थी और यूनिवर्सिटी में द्वितीय रैंक पर उत्तीर्ण हुई थी। तो मेरे मन में थोड़ा अभाव था, तो मैंने अपनी छात्राओं से, जो संस्कृत भी पढ़ती थी और अंग्रेजी भी पढ़ रही थी, उनको कहा अरे वो बहुत टैलेंटेड है और उसका तो यूनिवर्सिटी में सेकंड रैंक आया है। तो छात्राओं ने कहा तो क्या हो गया, 2 वर्ष के बाद हम भी एमए हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी में रैंक आना वो क्या होता है, यहाँ क्यों आ रही है, वो तो नौकरी करने के लिए ही आ रही है ना, तो वो तो वेतन के लिए आ रही है। ये छात्राओं का मानस है। आज 25-30 वर्ष के बाद तो दूसरी पीढ़ी आ गई, जो ऐसा बोलने वाली छात्राएं थी उनकी दूसरी पीढ़ी, उनके बच्चे आ गए, तो ये मॉडल तो और अधिक प्रस्थापित हो गया है, क्योंकि हमने बदल थोड़े किया है उसमें। तो ये कस्टमर वेंडर मॉडल ये तो अभारतीय है।
परंतु हमारे मन, हृदय में, बुद्धि में वो स्थापित हुआ है। इसके विरुद्ध हमको गुरुकुल में कौन सा मॉडल चलेगा? तो और दो मॉडल है, एक गुरु शिष्य मॉडल है और एक माता पिता और संतानों का मॉडल है। वो कस्टमर वेंडर मॉडल को तो लॉक स्टॉक एंड बैरल जाना चाहिए, वो नहीं, बिल्कुल नहीं अपना सकते। परंतु ये दो मॉडल्स जो है, वो दोनों मॉडल साथ साथ में चलेंगे। यदि हम आधुनिक 21वीं शताब्दी के गुरुकुल की बात करते हैं तो दोनों मॉडल साथ साथ चलेंगे, क्योंकि हम 10 घंटे 12 घंटे विद्यालय में छात्र रहेगा और शेष समय घर में रहेगा। खाना पीना, सोना, नहाना धोना ये तो सब घर में करेगा। तो दोनों मॉडल्स एक साथ चलेंगे। केवल गृह गुरुकुल है तो माता पिता और संतान, इनके लेगेसी, ये एक ही मॉडल चलेगा। ये निवासी गुरुकुल है तो भी एक ही मॉडल चलेगा, गुरु शिष्य। परंतु जहाँ अनिवासी गुरुकुल है वहां दोनों मॉडल साथ साथ में चलेंगे। अब ये दोनों ही मॉडल एक ही छात्र को लेकर, एक ही व्यक्ति को लेकर है। वह घर में पुत्र है, विद्यालय में छात्र है। वो पुत्र और छात्र मिलकर एक ही व्यक्ति है। तो ये दोनों ही घटक है, उनका परस्पर सामंजस्य ये जब तक बैठेगा नहीं तब तक गुरुकुल की शिक्षा ठीक होगी नहीं। अब ये दोनों ही हैं, उसमें वरीयता किसकी है, कौन किसकी बात मानेगा। संवाद होना चाहिए, विचार विनिमय होना चाहिए, चर्चा चिंतन ये सब होना चाहिए, आग्रह दोनों पक्षों के होने चाहिए। परंतु ये दो पक्ष नहीं रहने चाहिए, एक ही पक्ष होना चाहिए। और इन सारी बातों में प्रथम स्थान गुरुकुल का होगा। माता पिता को आचार्यों की बातों का विचार करना होगा, समझनी होगी, उसके अनुकूल होना होगा। गुरुकुल चलाना है तो घर गुरुकुल के अनुकूल बनना चाहिए। ये अनुकूल क्यों बनना चाहिए? क्योंकि घर का पुत्र विद्यालय में छात्र है, वह छात्र प्रथम है, पुत्र बाद में है। घर में भी वह छात्र ही होगा। उस रूप में आचार्य क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो समझना, उसका अनुपालन करना, उसके अनुकूल बनना, ये घर का दायित्व बनता है। ऐसी स्थिति निर्माण होगी तभी कोई भी छात्र गुरुकुल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छी पद्धति से शिक्षा प्राप्त करेगा। कैसे? वो हमने 2-3 सत्र पहले देखा था ना, गृह गुरुकुल की चर्चा शुरू हुई उसके पहले कि गुरुकुल में 12 वर्ष रहकर इतना सब कुछ ज्ञान क्यों होता था छात्रों को? केवल वो द्वापर युग का, त्रेता युग का गुरुकुल था इसलिए नहीं, उसकी योग्यता, ज्ञानार्जन की योग्यता इतनी है और वह योग्यता घर से बनकर आया, घर से प्राप्त करके वो आया है, इसलिए 12 वर्ष में इतना कर लेता है। और वो तो निवासी गुरुकुल था, तब 12 वर्षों की बात थी। अब अनिवासी है तो घर का योगदान इतना होना चाहिए कि वह 12 वर्ष की आयु में दुनिया के, विश्व के इतने सारे विषय एक साथ ग्रहण कर सकता है। ये ही 12 वर्ष बहुत क्रुशियल है विद्यार्जन, ज्ञानार्जन करने के लिए। ये एक बार गए तो जीवन में, इस जन्म के जीवन में तो पुनः आने नहीं है। उसके बाद ये शिक्षा ऐसी नहीं हो सकती। इसलिए ये क्रुशियल 12 वर्ष पूर्ण सार्थक करने हैं तो गृह गुरुकुल बाद में भी चलेगा। गृह गुरुकुल किस रूप में चलेगा? विद्या गुरुकुल के अनुकूल बनकर चलेगा।
इस बात को हमें ध्यान में लेना चाहिए। और इस दृष्टि से निवासी अर्धनिवासी गुरुकुल में पहले तो हम सेट करते हैं ना, एक बार सेटिंग तो अच्छी तरह से कर ले, बाद में शिक्षा क्रम की बात होगी। तो गुरुकुल में माता पिता की शिक्षा का प्रावधान होना पड़ेगा। तो एक गुरुकुल छात्र के लिए भी होता है और घर के लिए भी होता है। गृह गुरुकुल कैसा चलेगा, इसका मार्गदर्शन भी गुरुकुल करेगा। गृह गुरुकुल माने 8 वर्ष का होने तक हमें आपके गुरुकुल में प्रवेश चाहिए हमारे बच्चे को, तो हम क्या करें, इसका मार्गदर्शन भी गुरुकुल से प्राप्त होगा। 8 वर्ष के बाद उसने गुरुकुल में प्रवेश ले लिया, उसके बाद घर में वो कैसे रहेगा, इसका मार्गदर्शन भी गुरुकुल से प्राप्त होगा। ये केवल मार्गदर्शन प्रत्यक्ष शिक्षा के रूप में ही रहेगा। इतनी इसकी अर्जेंसी है, इतनी इसकी आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, हम तो अपने बच्चे की शिक्षा को आउटसोर्स करते हैं। माने गणित विज्ञान और ये इंजीनियरिंग और मेडिकल और कंप्यूटर ये सब हम नहीं पढ़ा सकते ना। हमें अपना व्यवसाय करना है, हमें अपना जीवन है, हम नहीं अपने बच्चे को पढ़ा सकते, विद्यालय पढ़ाएगा। आउटसोर्स कर दिया, कैसा रहेगा, हाँ उसके खाने पीने की चिंता हम कर रहे हैं। जब निवासी विद्यालय में भेजते हैं तो वो भी आउटसोर्स हो गया। ये आउटसोर्स करने का मामला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब निवासी गुरुकुल में भेजते हैं तो पूर्ण शरणागति है कि गुरुकुल जैसा रखेगा वैसा रहेगा, गुरुकुल जो पढ़ाएगा वैसे पढ़ेगा, गुरुकुल उसके भविष्य का निर्माण जैसे करेगा वैसे होगा। इतनी पूर्ण शरणागति है। परंतु अनिवासी गुरुकुल में तो माता पिता की शिक्षा निरंतर रूप में आवश्यक है। इसलिए कि आज हम उल्टे जीवन के ही उल्टे मॉडल पर चल रहे हैं। उसको सीधी पटरी पर लाने के लिए हमको घर के परिवारजनों की, माता पिता की शिक्षा का प्रावधान करना पड़ेगा। तो गुरुकुल के जितनी भी बुद्धि शक्ति है, जितने समय है, जितना श्रम है, उसका 1/3 हिस्सा तो माता पिता के लिए होना चाहिए। आज अभिभावक सम्मेलन और अभिभावक पेरेंट टीचर एसोसिएशन और पेरेंट्स को बुलाना, उनके साथ संपर्क करना, ये सारा चलता तो है, परंतु वो कोई माता पिता की शिक्षा के लिए नहीं होता है। वो तो उसके कारण क्या क्या होते हैं और स्वरूप क्या क्या होता है, कैसा होता है, वो हम पता है हमको, उसकी चर्चा में नहीं जाएंगे। परंतु 1/3 नहीं तो 1/4, 1/4 नहीं तो 1/5, इससे तो कम में नहीं चलेगा। इतना प्रावधान माता पिता की शिक्षा के लिए होना चाहिए और माता पिता ने इसमें छात्र की तरह सीखने के लिए जाना चाहिए। अब ये शिक्षा का स्वरूप 10 वर्ष का, 12 वर्ष का छात्र जिस रूप में ग्रहण करता है या उसके लिए जैसा होता है वैसा ही नहीं होगा। ये तो उसके माता पिता हैं, तो उसके अनुरूप होगा। उसमें बाह्य स्वरूप में, उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी पद्धति में बहुत अंतर होता है। आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, करेंगे, समय आने पर वो भी करेंगे। परंतु अभी तो इतना है कि गुरुकुल के सर्व प्रकार के भौतिक, बौद्धिक, मानवीय ये सारे संसाधनों का एक अच्छा हिस्सा, ठीक ठीक हिस्सा माता पिता की शिक्षा के लिए होना पड़ेगा। दूसरा, गुरुकुल में जितने भी आचार्य लोग हैं, उन आचार्यों को भी निरंतर अपनी स्वयं की शिक्षा भी करनी पड़ेगी। इसका कारण क्या है कि आज हम ऐसे शिक्षा क्षेत्र में विहार कर रहे हैं कि हमने, अधिकांश आचार्यों ने मैकॉले की शिक्षा ही ग्रहण की है। वे विषयों को जानते हैं,
परंतु विषयों को ही जानते हैं केवल, और वो भी यूरो अमेरिकी जीवन दृष्टि वाले विषय ही जानते हैं। जानकारी भी उस वैसी, संकल्पनाएं भी वैसी, मानस भी ऐसा, एटीट्यूड भी वैसा, ऐसी शिक्षा प्राप्त करके हम गुरुकुल चलाने के लिए सिद्ध हुए हैं, सन्नद्ध हुए हैं। तो उसमें हमारे स्वयं के शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। गुरुकुल क्या है, भारतीयता क्या है, भारतीय विषयों का स्वरूप क्या है, कौन से विषयों का कितना महत्व है, कैसे वरीयता निश्चित होती है, इन सारी बातों को कोई 4 पुस्तकें पढ़कर या 3 बौद्धिक सुनकर नहीं समझ में आता। वो भी तो हमारी स्वयं की शिक्षा का बहुत बड़ी यात्रा है। और गुरुकुल शुरू करने से पूर्व 1-2 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर ली तो बेस अच्छा बनेगा। बाकी निरंतर शिक्षा क्रम आचार्यों का भी चलता ही रहेगा। तो इसका भी कायदे से प्रावधान होना चाहिए। आज क्या होता है, कस्टमर वेंडर मॉडल के चलते विद्यालय का पूरा समय तो छात्रों की शिक्षा के लिए जाना चाहिए ना। वैसे भी हम छात्र केंद्रित शिक्षा, इसका ऐसा स्वरूप बना देते हैं कि छात्रों की शिक्षा का विचार करो। पेरेंट एजुकेशन वंस इन अ वाइल, कभी वर्ष भर में होगा। पेरेंट एजुकेशन ये तो शब्द ही नहीं। टीचर एजुकेशन, हाँ कभी ट्रेनिंग में भेजो, कभी ऐसे प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं हमारी विद्या भारती में होते हैं ऐसे, उसमें भेजो, सरकारी ट्रेनिंग में भेजो, यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग में भेजो, विषयों के कहीं वर्ग लग रहे हैं वहां भेजो। ऐसा हम शिक्षकों की ट्रेनिंग का भी विचार तो करते हैं, परंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ छात्रों का एजुकेशन। ऐसा हमने छात्रों की पढ़ाई तो पहले होनी चाहिए। हाँ, हमारा सबका फोकस हमारी भावी पीढ़ी है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, परंतु हमारे छात्रों की भावी पीढ़ी की शिक्षा देने वाले लोग कैसे हैं, इसकी चिंता तो साथ साथ करनी पड़ेगी। हो सकता है दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में हमारे वर्तमान छात्र, वर्तमान भावी पीढ़ी, जब वर्तमान पीढ़ी होगी माने उनके बच्चे और उनके छात्र जब गुरुकुल का संचालन करते होंगे, या ऐसे ही माता पिता घरों में होंगे, हमारे छात्र जब माता पिता बनेंगे, हमारे छात्र जब आचार्य बनेंगे, तब ये माता पिता की शिक्षा और आचार्यों की शिक्षा, इसका प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा। इतना उसके पीछे लगना नहीं पड़ेगा, इतना उसके पीछे समय नहीं देना पड़ेगा, वो बात ठीक है। परंतु ये तो 20-25 वर्ष बाद की बात है। और तीसरी पीढ़ी में और उतना भी नहीं करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे वंस इन अ वाइल ऐसी बातें होंगी, ये तो तीसरी पीढ़ी की बात है। माने आज के छात्र जब दादा दादी बनेंगे तब की बात है, और तब तक निरंतरता बनी रही तो की बात है। वर्तमान में तो हमें जैसी स्थिति है वैसा ही करना होगा, वैसी ही व्यवस्था। ऐसी स्थिति आए अगली पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में, ऐसी स्थिति आए, इसके लिए आज इन्वेस्ट करना होगा, इसलिए आज अधिक समय देना होगा। तो हमारी व्यवस्था में ये 3 बातें होंगी, माता पिता की अर्थात घर की शिक्षा, आचार्यों की शिक्षा और छात्रों की शिक्षा, ये तीनों बातें आएंगी, ऐसा गुरुकुल चलेगा। तो प्रवेश योग्यता के समय मैंने ये बात की। अब गुरुकुल की व्यवस्था जो छात्रों की शिक्षा की होगी, उसमें हमें छात्रों को कैसा बनाना है, हमारा माइंड सेट, हमारी दृष्टि कैसी है। छात्र को स्वयं को तो अपना विकास करना है, माने आचार्यों ने देखना है, माता पिता ने देखना है कि छात्र के स्वयं का जो सामर्थ्य है, उसके व्यक्तित्व का जो पोटेंशियल है, वह तो प्रकट होना ही चाहिए।
मैंने इसमें भारतीय जो शिक्षा की व्याख्या है, परिभाषा है, इसको आप समझो। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। व्यक्तित्व की अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण यही शिक्षा है, ये प्रक्रिया है। अंतर्निहित क्षमताओं का माने अंदर जो पोटेंशियल है उसका विकास, उसका प्रकटीकरण, उसका आविर्भाव, उसका आविष्कार। तो भारत की शिक्षा की व्याख्या है अंदर से बाहर प्रकट होना, मैनिफेस्ट होना। बाहर से कुछ अंदर नहीं जाता है। तो इस शिक्षा की व्याख्या के अनुसार पहला घटक है, पहला आयाम है, जो छात्र गुरुकुल में आता है उसका पोटेंशियल समझना और उस पोटेंशियल को पूर्ण रूप से प्रकट होने का अवसर देना। इसी को सादे शब्दों में सर्वांगीण विकास कहते हैं। इसी को आजकल अभी एक शिक्षा जगत में नया शब्द, नई संकल्पना प्रचलित होती है। बहुत कुछ उसका अर्थ मालूम है ऐसा नहीं है। पंचकोशात्मक शिक्षा, वो एनसीएफ ने भी स्वीकार कर लिया, माने सरकार ने भी स्वीकार कर लिया, नई शिक्षा नीति में भी आ गया है, गुरुकुलों में भी आ गया है। ऐसे सर्वत्र पंचकोशात्मक शिक्षा ये आ गया है। हम उसकी विवेचना अभी नहीं कर रहे हैं, परंतु उसका केंद्रवर्ती मुद्दा क्या है? तो एक छात्र के स्वयं के जो गुण हैं, स्वयं की जो क्षमता है, स्वयं की जो अंतर्निहित सामर्थ्य है, उसको पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए वहां प्रावधान होना चाहिए। इसको कहेंगे व्यक्तिगत शिक्षा, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तित्व का विकास। आजकल विश्व भर में ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ये तो स्वीकृत परिभाषा है। इसलिए चाहे इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे अपने भारतीय विद्यालय हो, अच्छे अच्छे विद्यालय हो, चाहे गुरुकुल हो, ये शब्द तो सर्वत्र स्वीकार्य है। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। हाँ, गुरुकुल की शिक्षा का यह प्रथम घटक है कि छात्र के अंतर्निहित गुणों का, उसके पोटेंशियल का, उसके संभाव्य सामर्थ्य का प्रकटीकरण नहीं होगा तो वह क्या करेगा? क्योंकि उसी से तो उसको आगे के ज्ञानार्जन की क्षमता प्राप्त होती है, उसी से तो उसको अर्थार्जन की क्षमता प्राप्त होती है, उसी से तो उसका काम पुरुषार्थ भी पूर्ण रूप से प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी से तो वह आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त करता है, बौद्धिक विकास उससे हो सकता है। इसलिए ये पहला घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, परंतु वह प्रथम ही है और आगे तो बहुत बढ़ना है। उसको सामर्थ्य प्राप्त हो गया, अब क्या करना है? उस सामर्थ्य का उपयोग क्या करना है? तो फिर दूसरी शिक्षा का दूसरा घटक होगा, मैंने हमको गुरुकुल की शिक्षा का क्रम कैसे बिठाना है? तो उसे जिस कुल से वह आता है, जिस परिवार से वह आता है, उस परिवार का, उस कुल का, उस वंश परंपरा का, कुल परंपरा का यथा योग्य, सुयोग्य ऐसा घटक बनाना है। आज हम देखते हैं ना, कुटुंब कितने अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त हो गए हैं, उनको पुनः पुनर्व्यवस्था कैसे होगी? तो शिक्षा के माध्यम से ही होगी। घर भी नहीं होगी, क्योंकि घर ही स्वयं अस्त व्यस्त है, तो कहाँ से होगी? इसलिए उसको अपने कुटुंब का योग्य, सुयोग्य, उत्तम सदस्य बनाना, ये उसकी शिक्षा क्रम का दूसरा आयाम होगा। ये जिम्मेदारी माता पिता पर नहीं छोड़ सकते। माता पिता को इस जिम्मेदारी को निभाने के लायक बनाना, ये तो गुरुकुल की शिक्षा का क्रम हो सकता है। उसमें समाज के लिए उपयोगी ऐसा व्यवसाय करने के लिए
राष्ट्र के लिए उपयोग, राष्ट्र का गौरवपूर्ण घटक बनाने के लिए, राष्ट्र का अंग बनाने के लिए अपने धर्म और संस्कृति को आत्मसात करके अपना व्यवहार धर्मानुसारी, धर्माचरण के योग्य बनाने के लिए शिक्षा ये दूसरा आयाम है। ये दूसरा आयाम है कि उसको कुटुंब, व्यवसाय, समुदाय, अपना राष्ट्र, इनका सुयोग्य घटक बनाना, उसका सुयोग्य उत्तम समर्थ अंग बनाना, उस रूप में उसको सिद्ध करना, समर्थ बनाना, ये शिक्षा का, गुरुकुल की शिक्षा का दूसरा घटक है। और वो बहुत बड़ा घटक है। व्यक्तिगत विकास से भी, अब मैं नाम दूंगी तो कई लोगों को एकदम क्लिक होगा, समष्टिगत विकास उसका कैसा होगा, ये दूसरा है। और फिर जिनको ये व्यष्टि और समष्टि पता है, उनको सृष्टिगत विकास ये तो समझ में आएगा ही, और परमेष्ठिगत विकास, ऐसे समग्र विकास की शिक्षा ये गुरुकुल का शिक्षा का प्रधान अंग होगा, माने वही अंग होगा। तो उनका शिक्षा, छात्रों का शिक्षा क्रम, इस प्रकार के छात्र निर्माण हो सके, इस प्रकार की भावी पीढ़ी निर्माण हो सके, इस प्रकार से शिक्षा क्रम बिठाना ये गुरुकुल की शिक्षा का मुख्य लक्षण है। माने गुरुकुल की शिक्षा का पर्याय ही है ये। इस प्रकार का शिक्षा क्रम कैसे हो सकता है, उसका स्वरूप कैसा रहेगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी मैंने पात्रता, योग्यता, माता पिता की शिक्षा, आचार्यों की शिक्षा और छात्रों का शिक्षा क्रम, उसके आधारभूत तत्व, ये गुरुकुल के लिए प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से गुरुकुल का प्रारंभ होता है, गुरुकुल के स्वरूप चिंतन का प्रारंभ होता है। मैं यहाँ रुकती हूँ, आगे इसका विस्तार होता जाएगा। नमस्कार जी। आगे अभी यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी संतोष जी, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके शुरुआत के 2-3 शब्द समझ गई, आगे के नहीं समझ में आ रहे हैं। महिलाएं काम करती हैं तो क्या करें, ना करें काम, इससे और क्या उत्तर हो सकता है उनके लिए। अभी घर में बालक हैं और हम तो उनके लिए समय नहीं देकर काम करेंगे और पूरा समय हमारा बाहर जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता ना। अनुकूलता तो उसी में है। अब काम करने को हम मजबूरी मान लेते हैं, वो इतनी मजबूरी तो नहीं होती है। हमारी अपेक्षाएं, जीवन मान, हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए तो लाख रुपया तो चाहिए ना, 5 लाख तो चाहिए ना, फिर इसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना। हमारे इतनी शिक्षा हुई है, अब कमाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सारी तो इसी मानस को सही से सेट करने के लिए गुरुकुल में माता पिता की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। इतने में आप एक वाक्य में प्रश्न पूछेंगे, मैं 2 वाक्य में उत्तर दूंगी, इससे किसी का समाधान होने वाला नहीं है। मैंने उत्तर तो 2 टूक दे दिया कि काम ना करे, तो इसके आगे 100 प्रश्न होंगे। इसलिए इस विषय का अलग से बहुत विचार करने की आवश्यकता है। जी मोहन जी, आप बात रख सकते हैं। हाँ नमस्कार ताई जी। नमस्कार। अभी जो नई शिक्षा नीति उसकी चर्चा करते समय छात्र को वैश्विक नागरिक बनाना है, ग्लोबल सिटीजन, और आपने अभी कहा राष्ट्र नहीं क्या बोलते,
नहीं, सृष्टि समष्टि सृष्टि, सृष्टि परमेष्टि, परमेष्टि, व्यक्ति परमेष्टि समष्टि, ऐसा जो है। तो ये ग्लोबल सिटीजनशिप और अपना, इसमें अंतर क्या है? अभी ग्लोबल किसको कहा जाता है वो हमने वैश्विक शास्त्र की चर्चा में ये किया था कि ये जो ग्लोबल सिटीजन कहते हैं ना, उनकी तो ग्लोबलनेस की व्याख्या ही आर्थिक और भौतिक है और राजकीय है। इसलिए ग्लोबल को ये वैश्विक ऐसा अर्थ मैंने अनुवाद ही नहीं करना चाहिए। पहले तो मैंने उन दोनों का अर्थघटन है वो अलग है। आज ग्लोबल जिसको बोलते हैं उसको राजकीय, आर्थिक और भौतिक, ये 3 संदर्भ हैं। उस संदर्भ में हमको कमाई के अवसर पूरे विश्व में मिलने चाहिए, हमारी प्रोडक्ट पूरे विश्व में जानी चाहिए, हमारा बाजार वैश्विक होना चाहिए। और अमेरिका तो चाहता है कि पूरे विश्व पर अमेरिका का आधिपत्य होना चाहिए, माने राजकीय सत्ता होनी चाहिए। इसके अनुकूल, इसका स्वीकार करने वाला मानस माने ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल माइंडसेट, ऐसा उसका अर्थ होता है। ये तो भारतीय चिंतन के सर्वथा विपरीत है। हम जब वैश्विक कहते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देखो हम भी वैश्विक ही तो कहते हैं ना, वसुधा की ही बात करते हैं। तो आज ग्लोबल कहते हैं ना, वो मनुष्य के संदर्भ में ही कहते हैं। हम वैश्विक जब कहते हैं तब भारत का माइंड सेट है संपूर्ण विश्व का भला होना चाहिए, ऐसे ही बोलते। कभी भी हमने कभी ऐसा कहा हिंदवः भवन्तु सुखिनः, भारतीयाः भवन्तु सुखिनः, अहम भवेत् सुखी, ऐसा कहा? कभी कभी नहीं कहा। जितनी भी हमारी कल्याण की भावनाएं हैं, विकास की भावनाएं हैं, विकास की कल्पनाएं हैं, संबंधों की बात है, सुख की समृद्धि की बात है, तो हमारा विचार, हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार, हमारा माइंडसेट हमेशा वैश्विक होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब इस सर्वे में कि विश्व के केवल मनुष्य नहीं है, सृष्टि भी है, प्राणी मात्र है, भूत मात्र है, वनस्पति भी है, पंचमहाभूत भी है, सर्व है। तो हम, हमारी वैश्विक की कल्पना ग्लोबलाइजेशन से न केवल अलग है, सहस्र गुना श्रेष्ठ है, सहस्र गुना श्रेष्ठ है। इस बात पर हमारी श्रद्धा बननी चाहिए पहले तो, कि ये क्या ग्लोबलाइजेशन की बात है। उनको ग्लोबलाइजेशन कशाशी खातात माहितीये का? कुछ भी पता नहीं, और वो स्वार्थी, निर्बुद्ध, अल्प बुद्धि लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। और हमारे यहाँ उच्च विद्या विभूषित, हमको विश्व मानव बनना चाहिए, हमको राष्ट्र के में संकुचित नहीं रहना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। कौन सी बुद्धि इन्होंने विकसित की अपनी? तो संकुचित बुद्धि, इसी को वो ग्लोबलाइजेशन बोलकर संकुचितता का वो प्रमाण देते हैं। इसलिए वैश्विकता की, ये वैश्विकता, ये ग्लोबलाइजेशन का सही अनुवाद नहीं है। दोनों की दृष्टि ही अलग है, दोनों का दायरा अलग है। और दायरे के रूप में जब हम 2 शब्दों को समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन और वैश्विक, तो हमारा जो वैश्विकता का विचार है वो उनसे सस्टेनेबिलिटी, जो उनका कीवर्ड बन गया है, उस रूप में भी हमारा सबसे श्रेष्ठ है। वो तो ग्लोबल कहते कहते सबका नाश करने के पर तुले हैं, हम वैश्विक कहते कहते सबके लिए अभ्युदय और निश्रेयस की बात करते हैं। तो चिरंतन है ये, इतना मानकर हमारे मन में, हृदय में गर्व और गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जी, हमारा भाषण बहुत हो गया अभी। नहीं, स्पष्टता आ गई ना। जी जी जी। और आपके एक चिंतन में आपने कहा था भारतीय चिंतन ही
वैश्विक है। वैश्विक। और क्या, और किसी को कुछ पता है क्या विश्व किसको कहते हैं? जी धन्यवाद भाई। जी, तत्वमसी जी एक बार परिचय देकर प्रश्न वो पूछिए। तनुश्री दी है। जी नमस्ते ताई, नमस्ते सभी। नमस्ते। ताई, मेरा प्रश्न ये है कि आपने आउटसोर्सिंग की बात जब बोली, जब गृह गुरुकुल की बात आती है, यदि घर में शिक्षा होती है, कुछ ऐसी चीजें हम माता पिता अभिभावक नहीं पढ़ा पाते, तो क्या हम लोग बाहर से उसके लिए शिक्षक का आयोजन कर सकते हैं? जी नहीं, माता पिता सीख ले और फिर बच्चों को सिखाए। शिक्षक तो माता पिता को ही बनना है। मैं ये गृह गुरुकुल 8 वर्ष तक की आयु के लिए बोल रही थी, ये तो पता है ना? हाँ, तो जो नहीं सिखा पाते वो एक तो ना सिखाए पहले तो, और सिखाना ही चाहते हैं तो पहले स्वयं सीखे और बाद में सिखाए। जैसे छोटे बच्चे अभी अन्न खाने नहीं लगे हैं ना, इतने छोटे हैं कि माता के दूध पर ही उनका पोषण होता है, तब उसके विकास के लिए जो भी पोषक द्रव्य हैं उसका क्या करना पड़ता है? माता को खाना पड़ता है, उसका दूध बनाना होता है, और दूध में भी पोषक द्रव्य सारे आते हैं। क्या वो ये कहेंगे कि मेरे दूध में प्रोटीन नहीं है तो मैं प्रोटीन एक्स बाहर से लाकर उसको खिलाऊं? नहीं होता, वो स्वयं खाना होता है और फिर बच्चे को देना होता है। ऐसे ही 5 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के बालक को आपको जो भी सिखाना है वो स्वयं सीखो और उसको सिखाओ। नहीं, जो नहीं सिखा सकते, जो हम नहीं सीख सकते, वो उसको भी जरूरत नहीं है, ऐसा मानो। वो वंचित नहीं रह जाएगा। आप ऐसा मत मानो, अरे मुझे रशियन आती नहीं तो मैं, मेरे बच्चे को तो रशियन सिखानी है तो दूसरों को लगाना ही पड़ेगा ना। ये सब मराठी में कहते हैं ना, खुळ्या गोष्टी आहेत सगळ्या। और ये सब मैं भिक्षा में जा रही थी तब जो प्रश्न उठ रहे थे मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसी में जो पहला प्रश्न जिन्होंने पूछा था उसी का मैं थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहती हूँ कि यहाँ मेट्रो सिटीज में वो पूछ रहे थे कि ये होता है कि दोनों माता पिता को काम करना पड़ता है क्योंकि महंगा है, तो इस विषय ये बात आई। हाँ, ये तो ऐसा है कि इनकी मानसिकता, वृत्ति, प्रवृत्ति कैसी होती है। हम तो प्रश्न निर्माण करेंगे, हम समस्या निर्माण करेंगे, आप इन समस्याओं का हल कैसे हो सकता है वो बताओ, फिर हमें चाहिए वैसा उत्तर आप दो। आप बताएंगे ना, उत्तर आप देंगे कि इस समस्या का हल तो यही हो सकता है, तो कहेंगे ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। फिर हम कहेंगे कि आपका जीवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपके मन में बैठा है ना, कि हमको तो 3 BHK चाहिए ही चाहिए ना, आज के जमाने में 2 BHK चाहिए ही चाहिए ना। अभी हमारे अलमारी में 40-50 ये जोड़ कपड़े तो चाहिए ही चाहिए ना, इसको कम करो कहेंगे तो आज के जमाने में कैसे चल सकता है। ये उल्टा रवैया है। अगर लोग कहने लगे ना कि देखो आपके बच्चे हैं, इट्स योर हेडेक, योर प्रॉब्लम, यू थिंक हाउ यू सॉल्व इट, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन आप मानते नहीं है। हम तज्ञ हैं, हम विचारवान हैं, हम मार्गदर्शन करने योग्य हैं, हमारी बात श्रद्धा से आपको माननी है, उसके ऊपर विचार करना है, और नहीं समझ में आया तो जिज्ञासा से हमको पूछना है। इतना यदि हमारा स्थान आपके मन में है तो पूछो, तो आपकी समस्या का हल हम बताएंगे। मानना थोड़े है, उनके मन में ऐसा कुछ जादू हो जाना चाहिए आप हमारे उत्तर से कि वो अपना जीवन मान जिसको माना है वो भी मेंटेन कर सके। इतनी पढ़े लिखे होने के बाद नौकरी नहीं करना ऐसा कोई ना कहे, नहीं नौकरी तो करेंगे, नहीं 12 घंटे बाहर रहो ऐसा काम न करो ऐसा भी कोई ना कहे।
और बच्चे को खुद ही संभालो ऐसा कोई ना कहे और उसके बाद उसका समग्र विकास हो जाए, ब्रह्मदेव भी ऊपर से नीचे उतर कर ये नहीं कर सकता। और हम इन लोगों के सारे प्रश्नों को एंटरटेन करते हैं। अरे ये तो ऐसा पूछते हैं, हम एंटरटेन करते हैं, अपीजमेंट करते हैं। और काउंसलिंग का क्षेत्र ऐसा है कि वो इनकी ऐसी समस्याओं के ऊपर हमारा अपना धंधा बढ़ाता है और अपनी तरक्की करता है। काउंसलिंग सेंटर्स होंगे फिर, क्योंकि ऐसे बच्चे मनोवैज्ञानिक समस्याओं के शिकार तो बनेंगे ही बनेंगे, वो तो होना ही है। तो उनके लिए फिर काउंसलिंग हो गया, उनके लिए फिर संस्कार वर्ग हो गए, उनके लिए फिर क्या लाएंगे हम। विद्यालय भी काउंसलिंग का प्रावधान करेंगे। तो समस्या के जड़ में नहीं जाना, केंद्र में नहीं जाना, वो तो वैसे ही बने रहेंगे। देखो भाई, हम बीज तो है ना बबूल का ही बोएंगे, अब इसके ऊपर आम क्यों नहीं आ रहे हैं वो बताओ। तो काउंसलर्स बताने लगते हैं, डॉक्टर्स बताने लगते हैं, यूनिवर्सिटी बताने लगती है। कोई ये नहीं कहता कि अरे तुमने बबूल का बीज बोया है तो आम नहीं हो सकता उसके ऊपर, तुम आम का बीज बो। ऐसा कहने वालों की ये सुनते नहीं है। नहीं, बीज तो हमको बबूल का ही बोना है, लेकिन फल तो आम ही चाहिए। जे कृष्णमूर्ति नाम के जो चिंतक थे, उन्होंने एक ऐसे लोगों के लिए ही उपमा दी है, उदाहरण दिया है। ये आजकल के बौद्धिक लोग है ना, वो समझो मुंबई से उनको जाना है कन्याकुमारी, बैठते हैं दिल्ली की गाड़ी में और फिर वो बोलते रहते हैं अरे कन्याकुमारी तो आ ही नहीं रहा है, वो तो उस दिशा में जा ही नहीं रहा है, ये क्या हो गया, ये खंडवा कैसे आ गया, ये भोपाल कैसे आ गया, हमको नहीं जाना है। कोई कहता है कि ये गाड़ी नहीं जाती है कन्याकुमारी, देखो ये भोपाल जंक्शन है, सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ना, वो गाड़ी कन्याकुमारी जाती है, उसमें बैठो। नहीं जाना हमको उस गाड़ी में, वो गाड़ी तो देखो कैसी है, हमारी गाड़ी कितनी अच्छी है, पॉश है, राजधानी है, तो हमको उस गाड़ी में तो नहीं बैठना है। अच्छा, इस गाड़ी में बैठे हो ना, तुमको गाड़ी से इतना मोह हो गया ना, दिल्ली जाओ, राजधानी है देश की। अरे हम कोई पॉलिटिशियन थोड़े कि दिल्ली जाएंगे, हमको जाना तो कन्याकुमारी है। तो ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली पहुंचने तक कोसा करते हैं, रेलवे ऐसी हो गई है, हमारे देश की व्यवस्था ही ऐसी है, क्या जहां जाना है वहां जा ही नहीं सकते, और कैसे बर्बाद हो रहा है, ट्रेनें अच्छी नहीं है, ऐसा करते रहते हैं। इनको कौन सहायता कर सकता है बताओ। तो ऐसे चक्कर में पड़े। अब वो भी बहुत कुछ अपनी स्थिति ऐसी है, ऐसा वे भी जानते नहीं है। उनको तो केवल जो दिखाई भुगतना पड़ रहा है उतना ही दिखाई देता है, और कुछ थोड़ी दिखाई देता है। ये उच्च विद्या विभूषितों की और अधिक चिंता करने योग्य ऐसी स्थिति है। गांव के अनपढ़ तो समझ जाते हैं कि गाड़ी कैसी है, उसकी चिंता मत करो, जाना कहाँ है उसका विचार करो, वो तो समझ जाते हैं, ये नहीं समझते, इसी को मुंबई कहते हैं। या फॉर दैट मैटर एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी। सही बोला आपने। ताई समय अभी 7:03 हुआ है और एक मिलिंद जी का हैंड राइज है, प्रश्न सुन लेता है उनका। हाँ, हम तो सुनेंगे, आप अनुमति देंगे तो। जी ताई। मिलिंद जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ताई जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये था, आपने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा है, लेकिन कोई गांव की तरफ आना नहीं चाहता है, सभी मेट्रो सिटी में रहना चाहते हैं। लिविंगस्टाइन के नाम पे जो गांव का जो अच्छा जीवन है वो किसको व्यतीत करना अच्छा नहीं लगता अभी नई पीढ़ी को। और दूसरा ये है, इसलिए गांव खाली पड़ रहे हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी बढ़ रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रही है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं हम, और जो खेती करते हैं तो खेती में पेस्टिसाइड फवारते हैं और तृणनाशक वापरते हैं, इसलिए बहुत सारे प्राणी मात्राओं की मृत्यु भी हो जाती है। और खेती में पेस्टिसाइड यूज करने से, वापर करने से बहुत सारे बीमारियां, कैंसर जैसे बढ़ गई है। और पहले हमें जो मेरे बचपन में मेरे घर में 7-8-10 गौ थी, 2-4 भैंसे थे और 3 बैल जोड़ियां थी। आज एक भी गाय नहीं है, इसलिए हम इसमें गवर्नमेंट की मदद ले सकते हैं क्या? कुछ उपक्रम हो सकता है क्या गौ के लिए, जो सभी के घर में कम से कम 1-2 गांव, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी छोड़ के, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या सर्वे के लिए? मुझे प्रश्न नहीं समझ में आया। आपको गौ रखनी है घर में कि गांव बसाने हैं कि क्या करना, क्या है? मेरे 3 प्रश्न है। गांव अच्छा बसाना चाहिए। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, पेस्टिसाइड का यूज जो हो रहा है वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं? और तीसरा गांव में गो रखने के लिए गांव में जाओ और कृषि करो और गाय को रखो और पेस्टिसाइड का प्रयोग मत करो। ये तो करने से होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुंबई में आप कर सकते हैं तो मल्टी स्टोरीड जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ये जो कार पार्किंग के 2-3 मंजिले होते हैं ना, एक मंजिला गायों का गोठा बनाओ, अगर बना सकते हैं तो। नहीं बना सकते तो चिंता छोड़ दो, जो कर सकते हैं वो करो। गोठा बनाओ घर में, पहले गाय बाद में कार करो, सूत्र प्रचलित। और एक सोसाइटी बनाते हैं तो उसके लिए जैसे पार्क बना रहे हैं, जैसे जिम बना रहे हैं, जैसे कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, ऐसे गौशाला बनाओ ना। 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि रखो उसके लिए। मना क्या? मुंबई में वही भूमि है, वही समुद्र है, वही पानी है, वही आकाश है, क्या अलग है? मुंबई को ग्राम बनाओ ना जी, वही खेती करो। हाँ, बच्चों को जिम बनाने के स्थान पर अखाड़ा बनाओ ना। अखाड़ा गांव में हो सकता है तो मुंबई में भी हो सकता है। तो मुंबई नाम का ग्राम ऐसे बोलो। मुझे पता नहीं आप मुंबई से बोल रहे हैं या कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन लातूर से। अच्छा, हाँ, फिर तो क्या है, लातूर में तो ये बहुत सरलता से हो सकता है। माने मुंबई में जितना कठिन है उतना लातूर में कठिन नहीं है। सही है सही। हाँ जी जी ताई, अभी समय कुछ अतिरिक्त हुआ है, हम समापन करेंगे।